तभी वहां पर कुछ सैनिक बेहोश हो जाते हैं। ये है एक खूबसूरत गांव विक्रमपुर, जो कि जाना जाता है अपनी ईमानदारी और यहाँ के राजा विक्रमादित्य के लिए, जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन इसी विक्रमपुर में एक राज दफन है, जिस राज का सदियों से किसी को कोई पता नहीं चला। राजा विक्रमादित्य के पूर्वज भी इस राज को खोजते रहे, लेकिन इस राज से पर्दा कभी नहीं उठा पाए। और ऐसे ही एक दिन गांव का एक आदमी चंदन दौड़ते हुए राजमहल में आता है। महाराज महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। अरे ऐसे राजसभा में कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे मंत्री जी आने दीजिए, ये विक्रमपुर है और यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जी जी महाराज, जो आज्ञा। बोलो, तुम इस तरह भागते हुए यहाँ क्यों आए हो और हमसे क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम चंदन है और मेरी बेटी राधिका। क्या हुआ चंदन, तुम्हारी बेटी राधिका को क्या हुआ? महाराज, मेरी बेटी राधिका बकरियों को चराने पहाड़ियों पर गई थी, वो लौटकर वापस नहीं आई। अरे तुम्हारी बेटी अपनी सहेलियों के साथ कहीं चली गई होगी, वो आती ही होगी, तुम घर जाओ। महाराज नहीं महाराज, मेरी बेटी राधिका बहुत होशियार है। बचपन से मैंने ही उसे माता और पिता दोनों का प्यार दिया है। वो मुझे बिना बताए आज तक कहीं नहीं गई। तुम्हें किसी पर कोई शक है? महाराज, मुझे शक है कि वो उस रहस्यमयी गुफा की कैद में ना हो। महाराज, इससे पहले मेरी पत्नी भी उसी गुफा का शिकार हुई थी और आज तक नहीं लौटी। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यहीं राज दरबार में ही अपनी जान दे दूंगा। चंदन, तुम हिम्मत मत हारो, हम कुछ करते हैं। महाराज, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। महाराज ने कहा ना कि वो कुछ करेंगे, अब तुम यहाँ से जाओ। मंत्री जी, हमने चंदन को सिर्फ कहने के लिए ये नहीं कहा। अभी के अभी सेना की एक टुकड़ी को उस गुफा के इर्द गिर्द पता लगाने के लिए भेजो कि आखिर बात क्या है। लेकिन महाराज, एक मामूली सी लड़की के लिए सेना को भेजने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए सिर्फ वो एक मामूली लड़की है, लेकिन चंदन के लिए वो उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन महाराज। मंत्री जी, आप हमारे आदेशों का पालन करेंगे या नहीं? जो आज्ञा महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन महाराज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। महाराज, ये रहस्यमय गुफा वही गुफा है जिसका पता आपके पिताजी और आपके दादाजी दोनों नहीं लगा पाए। इस गुफा से ना जाने कितनी ही औरतें और लड़कियां गायब हुई है, और उसमें से आपकी बुआ कुमारी नंदिनी भी एक थी, जो अपनी उम्र के 16 साल में ही उस गुफा के आसपास कहीं गायब हुई थी। और महाराज, आप तो जानते ही हैं, इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, और जो भी उस गुफा के आसपास गया, जिसने भी इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की, वो कभी लौट कर नहीं आया। मंत्री जी, हम सब जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पिता ने हमसे ये वादा लिया था कि कभी उस रहस्यमयी गुफा को पता लगाने नहीं जाएंगे। लेकिन आज चंदन की बेटी गायब हुई है, कल हमारे दादा की बेटी, हमारी बुआ गायब हुई थी। क्या पता कल हमारी अपनी बेटी उसकी भेंट चढ़ जाए। और क्या चंदन की बेटी हमारी बेटी नहीं? हम इसी वक्त आदेश देते हैं कि उसे रहस्यमयी गुफा का पता लगाया जाए। जो आज्ञा महाराज। चंदन, तुम चिंता मत करो, अब समय आ गया है, हम उस गुफा का पता लगा कर ही रहेंगे। आखिर उस गुफा में हमारे तार भी जुड़े हैं। ये सब देख मंत्री सुधीर चंद्र न जाने क्यों घबरा जाता है और मन ही मन बड़बड़ाता है। लगता है आज उस गुफा का रहस्य सामने आकर ही रहेगा, और अगर ऐसा हो गया सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मंत्री जी, महाराज ने आपको याद किया है। जी, आप चलिए, हम अभी आते हैं। मंत्री राजा के पास जाते हैं। जी महाराज, आपने हमें बुलाया? जी मंत्री जी, कहिए, तैयारी कैसी चल रही है? आपने उस काली पहाड़ी की रहस्यमय गुफा के बारे में कुछ योजना बनाई या नहीं? जी महाराज, कुछ सैनिकों को वहां भेज दिया है, वो पता लगा रहे हैं। तभी अचानक एक सैनिक संदेश लेकर आता है। क्या संदेश लाए हो सैनिक? क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? नहीं मंत्री जी, उस गुफा के आसपास कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एक तरह की मनुष्यत है। ऐसा लगता है कि वो सन्नाटा निकल जाएगा। क्या तुमने कुछ और देखा जो तुम्हें रहस्यमय लगा हो? नहीं महाराज, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उस गुफा के पास जाते ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। किस प्रकार की आवाजें?
महाराज, वो आवाजें बहुत ही अजीब हैं, जैसे हमें अपनी ओर खींच रही हों और हमसे हमारी सांसें छीन रही हों। मंत्री जी, आप हमारे वहां जाने का प्रबंध करें, हम खुद जाकर उस रहस्यमयी गुफा का पता लगाएंगे। लेकिन महाराज, महाराज, आपका वहां जाना उचित नहीं। मंत्री जी, हमारी प्रजा मुसीबत में है और हम डर कर राजमहल में बैठे रहे। आखिर किसी न किसी को कभी ना कभी तो उस रहस्यमय गुफा का पता लगाना ही था, तो आज क्यों नहीं? आज अगर हम उस गुफा का पता नहीं लगाएंगे तो कल हमारे पुत्र या पुत्री उस गुफा का पता लगाएंगे। कोई ना कोई कभी ना कभी तो उस गुफा के अंदर जाएगा ही, तो आज ही क्यों नहीं हम उस गुफा के अंदर जाएंगे। तभी महारानी वहां आती है। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बारे में सोचिए, हमारी पुत्री संयोगिता के बारे में सोचिए, हमारे पुत्र प्रहलाद के बारे में सोचिए। इस तरह उस रहस्य गुफा में जाना बिल्कुल सही नहीं है महाराज। नहीं महारानी, तुम हमें अपने फर्ज को पूरा करने से रोक रही हो। अगर तुम चाहती हो कि हमारे आगे की पीढ़ियां सुखी रहकर अपना जीवन व्यतीत करें, तो आज हमें वहां जाना ही होगा, अपने लिए, अपनी प्रजा के लिए, इस पूरे गांव के लिए, इस पूरे राज्य के लिए। तभी वहां संयोगिता, राजा की बेटी, आती है। हम भी आपके साथ चलेंगे पिताजी, अब हम नहीं डरेंगे। आखिर हमारी बुआ दादी भी इसी गुफा का शिकार हुई थी और इस राज्य की न जाने कितनी माताएं बहनें उस गुफा का शिकार हुई है। हम भी आपके साथ चलेंगे पिताजी। हाँ पिताजी, और हम भी आपके साथ चलेंगे। देखा मंत्री जी, अपनी प्रजा के लिए हमारा राज परिवार बलिदान देने को तैयार है और आप हमें उस गुफा में जाने से रोक रहे थे। चलिए अभी के अभी हमें उस रहस्यमयी गुफा के पास ले चलिए। पिताजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं पुत्री, तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो और हमारी बड़ी बेटी हो। अगर हमें कुछ हो गया तो इस राज्य की रक्षा तुम्हें करनी है। बेटा प्रहलाद, तुम अपनी बहन का साथ देना, हम उस गुफा का पता लगाकर अभी वापस आते हैं। राजा मंत्री के साथ और कई सारे सैनिकों के साथ उस रहस्यमयी गुफा के लिए निकल पड़ते हैं और रानी, बेटी संयोगिता और बेटा प्रहलाद आंखों में आंसू भर अपने पिता को देखते हैं। महाराज, वो देख रहे हैं आप, वो काली पहाड़ी, बस उसी के पीछे वो गुफा है। महाराज, बड़ी ही रहस्यमयी गुफा है, अजीबोगरीब आवाज आती है वहां से और एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के मुंह पर लगा हुआ है, मानो जैसे उस गुफा का दरवाजा हो। चलिए मंत्री जी, आगे बढ़िए, हमें उस गुफा के दरवाजे तक ले चलिए। राजा मंत्री और सैनिकों के साथ उस गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिकों, इस गुफा के बड़े इस पत्थर को हटाइए, हमें अभी इस गुफा के अंदर जाएंगे। लेकिन महाराज, हमारे कानों में दर्द हो रहा है। ये रहस्यमय गुफा में ये आवाज, ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही महाराज। लेकिन हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा? हमारे कानों में तो बिल्कुल दर्द नहीं है। मंत्री जी, क्या आपके कानों में दर्द हो रहा है? नहीं, हाँ महाराज, हमारे कानों में भी बहुत दर्द हो रहा है। मंत्री जी जैसे झूठ बोलने का नाटक कर रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ सैनिक बेहोश हो जाते हैं और राजा मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री जी, हम आपको आदेश देते हैं कि हमारे सारे सैनिक और आप इस जगह को अभी के अभी छोड़ दीजिए। हम अब अकेले ही इस गुफा के अंदर जाएंगे। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला आपको इस गुफा में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? आप हमारे साथ चलिए महाराज, नहीं तो हमें इस गुफा के अंदर ले चलिए महाराज। हमारे कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हमारे कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है महाराज। मंत्री जी, आप अभी के अभी यहाँ से जाइए, ये हमारा आदेश है। आप सैनिकों को लेकर यहाँ से जाइए मंत्री जी। नहीं महाराज, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, यहाँ हमारी जान ही क्यों ना चली जाए भला। मंत्री जी, आप हमारे आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं महाराज, तो हम आदेश देते हैं कि आप यहाँ से जाइए। मंत्री जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है, पूछो। हमारे सभी लोगों के कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है और कुछ के कानों से तो खून निकल गया है, लेकिन मंत्री जी आपको कुछ क्यों नहीं हो रहा, और ना ही महाराज को? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? मैं नहीं जानता इसके पीछे कौन सी कहानी है, मुझे कुछ नहीं पता। हम क्या मुंह दिखाएंगे राजमहल जाकर और राज्य की प्रजा को कि हम अपने राजा को उस गुफा में अकेले छोड़ाए? मंत्री जी, आप अपने राजा को अकेले छोड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हम जा रहे हैं अपने राजा के पास। क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? सब मारे जाओगे, रुको, मत जाओ वहाँ। जब सैनिक राजा के पास पहुँच जाते हैं, उनके कानों में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो राजा के पास जाकर उस गुफा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और तभी देखते हैं
कि उस गुफा के पास से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है जहाँ से कोई भी इंसान आ जा सकता है। और राजा उस रास्ते से उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ गांव की बहुत सारी औरतें थी, कुछ बूढ़ी और कुछ जवान औरतें भी मौजूद थी। राजा ये सब देखकर चौंक जाते हैं। कौन है जिसने इन सभी को कैद करके रखा है? सामने आओ। तभी एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई राजा के पास आती है और कहती है, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन मेरा कोई अपना मुझे बचाने जरूर आएगा। तुम आ गए, तुम इतने बड़े हो गए, तुम आ गए। तभी वहां से एक बहुत ही विचित्र आदमी निकलकर सामने आता है, जिसने काले वस्त्र पहन रखे थे, लंबे बाल और हाथों में कुछ माला लिए वो राजा के सामने आता है और कहता है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं वो हूँ जो एक दिन तुम्हारे पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा और पूरे राज्य का सोना चांदी इस गुफा को सजाएगा। तेरा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। मेरे ही घर में आकर मुझे ही मारने की धमकी देता है। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाकर राजा से बोलती है, बेटा विक्रम, तू चला जा यहाँ से। ये मायावी है, ये तुझे भी अपने वश में कर लेगा। तभी राजा विक्रम अपनी तलवार निकालते हैं और उस खूंखार आदमी की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही उस तलवार की चमक मायावी के सामने पड़ती है, वो तड़पता है जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। राजा समझ जाते हैं कि उस तलवार में उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है और वो तलवार से उस पर वार करते हैं और वो राजा के एक ही वार से जख्मी हो जाता है और वो राजा से कहता है, तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे मार दोगे? मैं कभी नहीं मर सकता। और जितनी भी औरतें यहाँ पर हैं और ये सारे मेरे वश में हैं। और याद रखना, इसमें तुम्हारा कोई अपना नहीं और मेरे जाने के बाद ये सभी मेरी तरह हो जाएंगे। तभी राजा उस खूंखार आदमी को छोड़ देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। वो जोर जोर से हंसता है लेकिन कुछ कहता नहीं। राजा की तलवार उसके गले पर रखी होती है और उसका खून बहने लगता है और धीरे धीरे सभी औरतें जैसे होश में आ रही थी। बेटा विक्रम, इस राक्षस की जान इसकी चोटी में है। मैं तुम्हारी बुआ हूँ। हाँ, ये राक्षस कभी राज परिवार का मंत्री हुआ करता था। इसने तुम्हारे दादा को और मेरे पिता को धोखा दिया और मुझे यहाँ कैद करके रखा और गांव की न जाने कितनी औरतों को यहाँ कैद करके रखा। इसकी जान इसकी चोटी में बसती है। इसे खत्म कर दे विक्रम, इसे खत्म कर दे। क्या आप सरला बुआ हैं? मैंने पिताजी को आपकी याद में दिन रात रोते देखा है। बुआ, मैं आपको अपने घर जरूर लेकर चलूंगा और इस राक्षस को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बुआ, हमारे राज्य में तो हमेशा मंत्रियों की पीढ़ियां काम कर रही हैं। इसका मतलब हमारे राज्य के मंत्री, हमारे मंत्री जी इस दगाबाज के बेटे हैं और उन्हें इस बारे में सब कुछ पता है। और वो राक्षस भी इसी राक्षस का बेटा है। उसे सब कुछ पता है और वो धीरे धीरे हमारे राज्य को खोखला करने में लगा हुआ था। तुम्हारे कानों में दर्द नहीं हुआ इस गुफा के आसपास आकर, और ना उस मंत्री के कानों में हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और उसके ऊपर इस राक्षस का साया है। बस इसलिए तुम इसे खत्म कर दो और हम सबको आजाद कर दो बेटा। मेरे पास काली शक्तियां हैं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते राजा विक्रम।
और मेरे पास हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू एक राक्षस है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और राजा उस आदमी पर वार करता है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। राजा पूरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन लड़ता जाता है। उस राक्षस का भी काफी खून निकल चुका था। जैसे जैसे उसका खून निकल रहा था, उस गुफा में मौजूद हर औरत को होश आ रहा था। धीरे धीरे सभी औरतें होश में आ गई और सभी ने मिलकर उस राक्षस को पकड़ लिया। और फिर राजा ने उस राक्षस की जटाएं काट दी और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। बोल, तूने इतना बड़ा पाप क्यों किया? तूने राज परिवार को इतने वर्षों तक धोखा दिया है और अपने पुत्र को भी धोखा देने के लिए वहां छोड़ दिया। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे सोना बहुत प्यारा था। एक बार एक युद्ध में मैं बहुत सोना जीता। महाराज ने वो सारा सोना राजमहल में रखवा दिया, लेकिन मैंने उसमें से कुछ सोना चुरा लिया था और महाराज को पता चल गया कि कुछ सोना मेरे पास है। महाराज ने मुझे जलील किया और मुझसे वो सोना वापस छीन लिया। सोना सोना मुझे बहुत प्यारा है। मैं इस पूरे राज्य का सोना अपने पास रखना चाहता था। जो भी स्त्री इधर सोने के कंगन या सोने का कुछ भी पहन कर आती थी, मैं उसे अपनी गुफा में कैद कर लेता था। मुझे बस सोने से प्यार था। और अब तू हमेशा के लिए सो जाएगा। ऐसा कहकर राजा राज्य के पुराने मंत्री को मार देता है और सभी औरतें उस गुफा से बाहर निकल जाती है और उस गुफा में फैला जादू टोना खत्म हो जाता है। बाहर आकर राजा सभी को वो सारी बात बताते हैं। चंदन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। सभी स्त्रियां अपने अपने परिवारों से मिलती है और सभी राजा को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन राजा का मंत्री अब उस राज्य में नहीं था। वो समझ गया था कि उसका भेद भी खुलने वाला है और वो वहां से भाग जाता है। तभी एक गांव वाला, सब लोग अपने अपने घर वापस आ गए, लेकिन मुझे आज भी चिंता हो रही है। कैसी चिंता सुरेश? अब तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? आखिर मंत्री उस पुराने मंत्री का ही बेटा है और उसे भी सोने से बहुत प्यार था, तभी तो उसने राजा को धोखा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो भी ऐसा ही कुछ षड्यंत्र करने वाला है? हाँ, मंत्री सुधीर चंद्र भी बहुत ही बुरा आदमी था। वो भी अपने पिता की तरह काला जादू जानता था। न जाने इस राज्य पर अब क्या संकट आएगा।